स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। 4 दशक की दुश्मनी के बाद तुर्की और पीकेके के बीच शांति की नई कोशिश शुरू हुई है। एर्दोआन सरकार ने पीकेके के पूर्व लड़ाकों के पुनर्वास और कानूनी राहत वाला बिल संसद में पेश किया है, लेकिन बिल सामने आते ही सवाल उठने लगे हैं। क्या सिर्फ हथियार डालने से कुर्द समस्या का समाधान हो जाएगा? सबसे बड़ा पेंच पीकेके नेता अब्दुल्ला ओजलान और पूर्व लड़ाकों की राजनीतिक भूमिका को लेकर है। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम बातचीत करेंगे। चार दशक की दुश्मनी, हजारों मौतें और अब शांति की नई कोशिश। लेकिन शांति कानून पर ही घमासान शुरू हो गया है। कुर्द अलगाववादी संगठन पीकेके के साथ हथियार डालने के हुए समझौते के 1 साल बाद राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन की सरकार पीकेके के लिए पुनर्वास और कानूनी राहत वाला बिल संसद में पेश तो कर चुकी है, लेकिन इस पर बवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि बिल के प्रावधान के तहत पूर्व लड़ाकों को शर्तों के साथ सामान्य नागरिक जीवन में लौटने का मौका मिल सकता है, लेकिन सभी के लिए आम माफी का ऐलान नहीं किया गया है और यहीं से विवाद शुरू हो गया है। पीकेके ने बिल में गंभीर खामियों का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें सिर्फ हथियार छोड़ने की बात कही गई है, लेकिन कुर्द मुद्दे के राजनीतिक समाधान और लोकतांत्रिक सुधारों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। पीकेके सवाल पूछ रही है कि अगर शांति चाहिए तो सिर्फ बंदूकें क्यों जमा कराई जा रही हैं? उनकी मांग है कि पूर्व लड़ाकों की राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। सबसे बड़ा पेंच है पीकेके के संस्थापक और नेता अब्दुल्ला ओजलान को लेकर। ओजलान 1999 से जेल में बंद हैं। पिछले साल उन्होंने ही पीकेके से हथियार छोड़ने और संगठन खत्म करने की अपील की थी, लेकिन अब पीकेके कह रहा है कि अगर ओजलान जेल से बाहर नहीं आए तो कानून की कई धाराएं सिर्फ मृत कानून बनकर रह जाएंगी। नए कानून में हिंसा में शामिल नहीं रहे करीब 4000 पूर्व पीकेके सदस्यों को राहत मिलने की संभावना है, लेकिन हत्या और गंभीर अपराधों में दोषी लोगों को इससे बाहर रखा गया है। तुर्की और पीकेके के बीच शांति की कोशिश के पीछे सिर्फ घरेलू राजनीति नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में बदलते हालात भी बड़ी वजह हैं। कई जानकार मानते हैं कि ईरान युद्ध और इजराइल के साथ तुर्की के बढ़ते तनाव ने इस शांति प्रक्रिया के लिए मजबूर किया है। 2013 से 2015 के बीच औपचारिक वार्ता हुई थी। मार्च 2013 में अब्दुल्ला ओजलान ने संघर्ष विराम का ऐलान भी किया था, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल सका। अब हालात पहले से काफी अलग हैं। सीरिया में नई सरकार की भूमिका बेहद अहम हो गई है। तुर्की के लिए अपने देश के कुर्दों के साथ बेहतर संबंध बनाना सीरिया और इराक के कुर्द समूहों पर प्रभाव बढ़ाने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ पीकेके और उससे जुड़े संगठनों के लिए भी परिस्थितियां बदली हैं। तुर्की को पहले डर था कि पीकेके के सदस्य सीमा पार ईरान समर्थित कुर्द लड़ाकों के साथ जुड़ सकते हैं। सीरिया में भी कुर्द समूह पहले तुर्की की सीमा से लगे बड़े इलाके पर लगभग स्वतंत्र रूप से नियंत्रण रखते थे और उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल था, लेकिन अब सीरिया के कुर्द समूहों को नई सीरियाई सरकार के साथ समझौता करना पड़ा है। पीकेके के साथ तुर्की का संघर्ष 1984 से चला आ रहा है। इस दौरान हजारों लोगों की मौत हुई और इसका असर इराक और सीरिया तक पहुंचा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या प्रेसिडेंट एर्दोआन की ओर से जो कुर्दों को वादा किया गया था अब वो उस वादे से हट रहे हैं और इसका असर क्या कुछ तुर्की पर होगा? चंद्रशेखर जी, कुर्दों का ये 1923 से लेकर के ये जो उनको लगता है कि उनकी जो एक सभ्यता थी, उनकी जो एक आइडेंटिटी थी, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं दबा करके रखा है। और 1984, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1984 से लगातार जिस प्रकार से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जिसे पीकेके कहते हैं, वो लगातार इस बात को कहते हैं कि तुर्की जो है वो बोलता है पर करता नहीं है। और अभी भी जिस प्रकार से वो आर्टिकल 12 का बिल ला रहे हैं, उसमें भी और कंप्लीट एमनेस्टी सबको नहीं दी जा रही, सिर्फ हथियार डालो। तो कुर्दों को लगता है कहीं ना कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। बार बार ये बोलते हैं, 2013 में भी बोला, 2015 में भी बोला हथियार डालो। उनके अब्दुल्ला अभी भी जेल के अंदर है, तो कहीं हथियार ले लिए तो उसके बाद फिर क्या होगा उनका? यही नहीं, सीरिया में आप देखिएगा,
आप इराक में देखिएगा, ईरान में उसका मतलब कुर्दों की जो अपनी एक मैं कहूँगा सभ्यता थी, वो ऑटोमन एम्पायर खत्म होने के बाद, तुर्की के बनने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो आशाएं, जो आकांक्षाएं थी, वो सब दबी रह गई। इतना ही नहीं, एमनेस्टी के बारे में बात जरूर करते तुर्की, और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एर्दोगान जी को करना पड़ेगा। अब उनको इनकी जो आइडेंटिटी है उसको देना पड़ेगा, और ये जो इनकी मांगे हैं खासकर, और कंप्लीट एमनेस्टी, ये नहीं कि चंद टॉप लीडर्स को, अब्दुल्ला जी को छोड़ दिया, इसको कर दिया, नहीं, कंप्लीट एमनेस्टी, कंप्लीट रिहैबिलिटेशन, तभी शायद कुर्द मानेंगे। नहीं तो ये जो है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त लोग हैं जो तुर्की में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, सब जगह है, और इनको मालूम है कि अगर ये इजराइल के साथ इनकी अनबन है, कहीं ना कहीं कुर्द और अमेरिका की नजदीकियां हैं, तो इस सब को देखते हुए एर्दोगान के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है कि वो जो कहेंगे, ही मस्ट वॉक द टॉक। अगर वॉक द टॉक नहीं करेंगे तो 1984 से जो लगातार ये जो पीकेके है और जिस प्रकार से लड़ रही है, वो लड़ती रहेगी, वो मानेंगे नहीं तो फिर वो वैसे ही रहेगा पेपर के ऊपर। सर, अगर एर्दोगान इनकी जो समस्या है उसको डील कर लेते हैं तो वो अच्छी बात है, वो तुर्की के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो तुर्की में तो परेशानी होगी, लेकिन इसका असर इराक में हम कहें या सीरिया में हम कहें, दूसरे मुल्कों में जो आसपास के मुल्क हैं, क्योंकि कुर्द कई जगहों पर हैं, वहां क्या कुछ असर इसका पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत जबरदस्त पड़ेगा, क्योंकि कुर्द लगातार, जैसे आपने कहा, आज तक तकरीबन कहा जाता है 40 से 50 हजार तक लोग मारे जा चुके हैं इस लड़ाई के लिए, उनके अस्तित्व के लिए। तो कुर्द इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। अभी अगर मौका मिला है और एर्दोगान अगर करते हैं तो उन्हीं का विन विन सिचुएशन होगा। नहीं तो ईरान और तुर्की के बीच में भी रिश्ते हमेशा नाजुक रहते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच के रिश्ते बहुत बहुत नाजुक है। तो ऐसे हालात में आप जब देखते हैं सीरिया में ये जो मिलिशिया, ईरान की जो मिलिशिया जो इराक से बार बार हमले करती रहती है, उतना ही नहीं, नीचे आप देखिएगा ईरान को परेशानी, सिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर वो हमले करते रहते हैं बलूचिस्तान को लेकर के। तो ये जो कंप्लीट एरिया है, ये कुर्दों का से मतलब परेशानी होगी तो तुर्की को होगी, और तुर्की अगर उस परेशानी से बचना चाहता है, जब अस्थिरता है आज की इसमें खाड़ी के देशों के बीच, तो ये बहुत सुनहरा मौका है जो एर्दोगान ने जरूर अब्दुल्ला जी से बात करके यकीनन ये करना चाहिए, उनके अस्तित्व के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए और कंप्लीट एमनेस्टी के लिए, जिसमें इट्स अ विन विन सिचुएशन कुर्दों के लिए भी और तुर्की के लिए भी। सर, जो सीरियन कुर्द हैं वहां पर हमने देखा था कि अमेरिका की अच्छी खासी भूमिका वहां पर थी। क्या इस पूरे जो भी ये मामला है, इसके पीछे कोई बिहाइंड द सीन या किसी तरह की अमेरिकन भूमिका के बारे में कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, अमेरिका, जिस प्रकार से अमेरिका और कुर्दों के रिश्ते, अमेरिका और अल शहर के रिश्ते, इन सबको देखते हुए, क्योंकि अमेरिका का आज की तारीख में अगर अल शहर को राष्ट्रपति बनाया है सीरिया के अंदर, और जिस प्रकार से सीरिया भूमिका निभाना चाहते हैं और वो अपने आप को भी उभारना चाहते हैं, तो फायदा इजराइल का भी होगा, फायदा सीरिया का भी होगा, फायदा अमेरिका का भी होगा, और फायदा कुर्दों का भी होगा, फायदा तुर्की का भी होगा जो नाटो का सदस्य है। तो इन सब की चीजों को देखते हुए अगर खाड़ी के बीच में एक तरीके से जब अनबन इतनी जबरदस्त है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो ये एक सुनहरा मौका है, कम से कम कहीं ना कहीं पर शांति बहाल होगी, जिसमें तुर्की का भी फायदा होगा और अपना इसका पीकेके का भी, कुर्दों का भी फायदा होगा। पर तभी फायदा हो सकता है अगर एर्दोगान वॉक द टॉक करे। नहीं तो अगर पुरानी वो जो उनको सहानुभूति देते रहे, वो उन सहानुभूतियों से फायदा हुआ नहीं, और 2013 में भी दिक्कत, 2015 में भी दिक्कत, 1984 से लगातार जिस तरीके से पीकेके लड़ रहा है, इन सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में अमेरिका अगर मदद कर रहा है तो उस मदद का फायदा लेकर के वहां पे शांति बहाल होनी चाहिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों